Come in, sir. Yes, come in, please. Thank you, sir. Most Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. please give me the code. Thank you, sir. So, May I sit, sir? please have Thank your you. seat. Thank you, sir. So, आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या है? हिंदी, सर. हिंदी. ओके. तो आपने 2017 में ग्रेजुएशन किया है. यूनिवर्सिटी कौन सा है ये? SKMU, सर. SKM सिद्धू कान्हू Yes, sir. यूनिवर्सिटी दुमका. Yes, sir. अच्छा, मतलब आप कह सकते हैं कि यू आर फ्रॉम यूएस बीजे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड. Yes, sir. Actually, border और देवघर ये सर बांका और देवघर के बॉर्डर स्टेट है. तो आप मुझे ये बताइए कि आपने BCA किया हुआ है, एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, उसके बाद फिर आप स्टेट सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर 2014-15 के समय झारखंड विधानसभा जब चुनाव हुआ था, तो उस समय मुझे देवघर जिले का डिस्ट्रिक्ट आइकन के तौर पे नियुक्त किया गया था. एक प्रक्रिया थी उसके माध्यम से. तो उस प्रक्रिया में जब मुझे वो नियुक्त किया गया तो उसके बाद मुझे DM वहाँ के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, इन सबों से मुखातिब और उनकी कार्यशैली को जानने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला. और उस अवसर के कारण जब मैंने उनके कार्य पद्धति को जाना, कार्यशैली को जाना, तो एक स्वाभाविक रुझान मुझे प्रशासनिक की ओर बढ़ता चला गया. और वो बढ़त या वो झुकाव सर आज मुझे इस जगह पे लाके खड़ा मतलब किया. 17 के बाद से आपने क्या किया? कुछ नहीं किया. सर जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, साथ ही साथ मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी प्रिपरेशन कर रहा था एक बैकअप के तौर पे. तो 2019 में उसमें मुझे CHSL जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, उसमें मुझे टाइपिंग का एक अवसर मिला था. लेकिन तब तक मैं इधर UPSC और BPSC की ओर रुझान कर चुका था. तो मैंने उसको सर स्किप करके सिविल सर्विसेज को ही अपना करियर के तौर पे चुना है. आपके यहाँ एक जगह है खड़हरा, खड़हारा. बिहार से स्वतंत्रता आंदोलन में उस जगह का कोई संबंध है? सर खड़हारा का तो मैं बहुत ज्यादा अभी रिकॉल नहीं बांका का ही बता दीजिए. बांका का सर बिल्कुल है सर. भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय भवन के सामने सर जो 7 सेनानी जो शहीद हुए थे, उसमें हमारे भागलपुर के सतीश झा थे सर. तो उनका नाम काफी फेमस है. उसके बाद सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में समानांतर सरकार का गठन हुआ था. तो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बांका और भागलपुर का बहुत योगदान है. अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में एक आजाद दस्ता का गठन हुआ था. यस सर. क्या था ये, कैसा दस्ता था? सर ये आजाद दस्ता सर ये भूमिगत कार्रवाई का माध्यम था, जहाँ पर हम, क्योंकि उस समय सर प्रत्यक्ष तौर पर सभी चीजें नहीं खुले तौर पर हम आक्रमण कर सकते थे. तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह आजाद दस्ता का निर्माण किया गया था, जहाँ पर ये कहाँ बना था ये दस्ता? यह सर बिहार में बना था या बिहार के बाहर बना था? नेपाल के पास सर. थैंक यू सर. ये मिशन शक्ति योजना क्या है? सॉरी मैम. मिशन शक्ति. मिशन शक्ति. हाँ. अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके क्या कारण है? मैम सबसे बड़ा कारण तो इसके लेकर के जहाँ तक मैं समझता हूँ CO2 गैस का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, और उसके साथ ही साथ हमारे जो औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक उत्सर्जन जो वायु प्रदूषण का माध्यम भी बनती है, वो एक बहुत बड़ा कारक है. साथ ही साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र से, साथ ही साथ और भी ग्रीन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सर मीथेन का अपशिष्ट से उत्सर्जन होता है. ये सभी कारक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. अच्छा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैम इंडियन सोसाइटी पे? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे मैम? हाँ. इंडियन सोसाइटी पे मैम सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ये है कि जैसे बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो महिलाएं हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगी. कैसे महिलाओं को कैसे इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज? अभी मैं इसको नहीं याद कर पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ. ठीक है. ये क्या कहते हैं, नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा गया इंडिया का कब तक? 2070. ठीक है. और बिहार का? 2047. ठीक है. न्यायपालिका में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो काफी कम है. यस मैम. कुछ एग्जैक्ट डाटा पता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में कितना है, हाई कोर्ट में कितना है?
सुप्रीम कोर्ट में मैम एक दो जज हैं शायद मुख्य न्यायाधीश के रूप में। एक इंदु मल्होत्रा जो काफ़ी फेमस रही थी, और एक और जज हैं जो शायद 2027 में उनका अनुमान है शायद वो मुख्य न्यायाधीश बन फर्स्ट सकती हैं। कौन था? फर्स्ट लेडी सुप्रीम कोर्ट में जो फर्स्ट लेडी थी कौन थी? गेस करने का मौका मिलेगा मैम? हाँ बिल्कुल। फातिमा बेगम। हाँ थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ये न्यायपालिका में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने का क्या रीजन है? कि मतलब अभी देखा जाए तो हाई कोर्ट में अप्रोक्स 11% है, Yes, और जब से न्यायपालिका जब से हम स्वतंत्र हुए हैं मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में अप्रोक्स 10। यस मैम। ठीक है, तो इतना कम क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? मैम जो सबसे बड़ा रीज़न है मैम, जो लिटरेसी रेट, महिलाओं की लिटरेसी रेट अपने आप में बहुत कम है, जिसके कारण से वो हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती। हायर एजुकेशन प्राप्त करने से पहले उनको शादी करा दिया जाता है, या फिर बहुत तरह के डोमेस्टिक प्रेशर फैमिली के थ्रू, या फिर अन्य तरह के, और बहुत सारे ड्रॉप आउट रेट। बहुत सारे लड़कियां तो मैम ड्रॉप आउट रेट के कारण ही 10th तक भी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो हायर एजुकेशन की दूर की बात है मैम। तो हायर एजुकेशन तब वो एग्जैक्टली मैम अब जा करके चीज़ें अब धीरे धीरे जब बढ़ रही है, और बिहार सरकार का भी टारगेट है कि 2035 में हमें 50% सकल नामांकन बढ़ाना है हायर एजुकेशन में। तो मैम अब जाकर के चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक है, जो स्टेम हमारा है, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्टेम क्षेत्र में वुमेन का जो प्रेजेंटेशन है वो काफी कम है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैम बेसिक स्तर पे एजुकेशन को लेकर के बहुत इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। फिर साथ ही साथ अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो अटल नवोन्मेष मिशन जो है उसके अटल टिंकरिंग लैब, इसके द्वारा महिलाओं को और प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही साथ 10th के बाद आगे 12th के लिए साइंस क्षेत्र में महिलाओं को रिसर्च के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से, साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। और वर्तमान समय में रितु करिगल मैम बहुत ज़्यादा फेमस हैं, चंद्रयान 3 से फेमस भी रही हैं। तो आगे चीज़ें और बेहतर होती ही जा रही तो हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है? लॉज हैं या कोई स्कीम है? कुछ याद हो तो बताइए। मैम इनिशिएटिव स्टेम से रिगार्डिंग कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थ्रू अगर दिया गया, या बिहार गवर्नमेंट ने लिया है या इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है? अभी एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि महिलाएं जब अभी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन रही हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। अभी जैसे विधायिका में ही 33% आरक्षण दिया जा रहा है। तो जब इतनी सभी जगहों में महिलाओं को इतने सभी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, तो मैं आगे चल करके तो ये और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ेगा ही। मैं अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्या है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है? अभी मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, थैंक यू मैम। आपने बीसीए किया है। यस एक चीज बताइए, .net, .in और .com क्या डिफरेंस है? .net .in और .com। अभी सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Yes, sir. और वर्चुअल रियलिटी VR, इसमें क्या डिफरेंस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर है कि किसी भी मशीन को वो कोई ऐसा तकनीक जो मशीन को मनुष्य की तरह बौद्धिक क्षमता कार्य करने के लिए उसको एबिलिटी प्रदान करती है, वो हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स हैं। नैरो आर्टिफिशियल, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सर एक वर्चुअल रियलिटी। सर वर्चुअल रियलिटी में क्या है सर कि हम किसी भी परिवेश में ठीक वैसा ही अनुभव कर पाते हैं जैसा कि डिजिटली उसको बनाया गया है। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं सर, तो 3D चश्मे के तहत हम एक 3D एनिमेटेड मूवी, ये सभी हम ऐसा फील करते हैं कि हम उसी डिजिटली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में फिजिकली प्रेजेंस है। अच्छा, आपने बीसीए किया है तो कुछ लैंग्वेज और प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के बारे में, SAP क्या है? SAP SAP। इसके बारे में पढ़ा था सर, अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप बांका से हैं? यस सर। ठीक है, वो बुनकरों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है। यस सर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए कि वहाँ जो भागलपुरी सिल्क है ना, Yes, sir. वो दूसरे सिल्क से क्या डिफरेंस है? 3 तरह के सिल्क होते हैं सर, तसर और रेशम, ये 2 और सिल्क होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस अभी मैं सर इसको देख लूँगा सर। अच्छा, आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल रहा ना? यस सर। तो आपके बगल में मुंगेर है, वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार ने जन्म लिया था, क्या नाम है उनका? मुंगेर में हिंदी साहित्य के
रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। चलिए सर, रॉबिन साहब पुष्प, रॉबिन साहब पुष्प। अच्छा, थैंक यू सर। बांका से आता है, यस सर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना। यस सर। तो बिहार के शराबबंदी को फेल करने में आप लोग के जिले की कितनी भूमिका है? शराबबंदी को असफल बनाने में आपके जिले की भूमिका क्या है? बांका जिले की सर, चूँकि बांका एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सर, इसकी सीमाएं अगर झारखंड जो कि शराबबंदी राज्य नहीं है तो गोड्डा में लगता है सर, दक्षिण में देवघर में लगता है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से सर वहाँ पे बांका में अवैध रूप से कभी कभी सर इधर से देवघर तरफ से या फिर गोड्डा तरफ से सप्लाई होती है सर। मतलब शराब तस्करी के हब के रूप में है बांका, है ना। हब के रूप में नहीं बोल सकते सर, ये चीज़ें हब के रूप में नहीं है, लेकिन हाँ छिटपुट की ऐसी घटनाएं आती हैं, लेकिन वहाँ पे सर सिविल ड्रेस में पुलिस की नियुक्ति की गई है और ख़ास करके बॉर्डर वाले एरिया पे जहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं तो वहाँ पर सर पुलिस की सघन निगरानी की जा रही है। तो लेकिन हाँ कभी कभी सघन निगरानी के बाद भी कुछ जगहों पे कभी रात में एक दो मामले ऐसे आते इसके हैं। अलावा आपके जिले की कुछ ऐसी चुनौतियां जो पूरे बिहार से अलग हो या बिहार में सामान्य नहीं आप ही के जिले का? उद्योग की समस्या मैं समझता हूँ पूरे सर। बिहार की, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन का, नक्सलवाद का, इस टाइप का कुछ है? नक्सलवाद का सर एक दो छिटपुट घटनाएं 2011 में घटी थी, लेकिन उसके बाद से अब सर चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अच्छा, आपने कहा था कि बैकअप के रूप में आप एसएससी और इन सब चीज़ों की तैयारी करते हैं। यस सर। यहाँ पर नहीं हुआ कमीशन में? कमीशन में सर हुआ था, अगर मैं टाइपिंग के लिए नहीं गया था, अगर मैं टाइपिंग में चला जाता और मेरी तैयारी भी थी तो मेरा हो जाता यही सर। किस पद के लिए आप आए हैं? अगर Yes, sir. किसी लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हुआ, फिर आपका बैकअप क्या है? इस पद के लिए भी पीएससी के लिए सर बैकअप अभी मेरे पास एज काफ़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है और मेरा मानना है कि इस अटेम्प्ट में अगर नहीं होगा तो मेरे पास जो अभी अनुभव है वो अनुभव तो सर बेकार नहीं जाएगा। उस अनुभव के साथ मैं आगे फिर पूरी मेहनत के साथ लगूंगा। अच्छा, जातिगत जनगणना बिहार में हुई है, यस सर। किसके लिए रिलीज किया गया इसका डाटा? किसने? किस तिथि को यस सर, रिलीज किया गया इसका डाटा, पब्लिक किया गया? 2 अक्टूबर 2000। 2 अक्टूबर को। क्या है, थोड़ा आंकड़ा बताएंगे मोटा मोटी? करीब सर 13 करोड़ के लगभग आबादी की बताई गई है और इसमें पिछड़े वर्ग 27% है, अति पिछड़ा वर्ग 36% है, फिर शेड्यूल्ड कास्ट 19%, शेड्यूल्ड ट्राइब 1% और जनरल 15% के तकरीबन है। धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म में 2.9%, मुस्लिम धर्म करीब 16 to 17% है। जाति आधारित जनगणना अच्छी है या बुरी? दो पॉइंट बताइएगा, अच्छाई इससे फायदा क्या होगा, नुकसान? सर कोई भी योजना सर अपने आप में पूरी अच्छी और पूरी बुरी नहीं होती है, समावेशित होती है। तो सर इस योजना के भी अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूं तो इस योजना में सर जो सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, जो हाशिए पर स्थित लोग हैं, उनके बारे में अब हमें सटीक जानकारी मिलेगी कि वो एग्जैक्टली कितने नंबर में हैं, उनके साथ अभी तक जो योजनाएं चलाई गई थी उनके लिए वो कितने धरातल तक पहुँची है। तो फर्स्ट तो ये सर, और दूसरा है सर कि सर्वोदय, अंत्योदय, इन सब के बारे में और ज़्यादा लोगों को अधिकार भी प्राप्त होंगे अब, क्योंकि अब वो जाति को लेकर के होंगे, गठित भी होंगे कि हाँ अब हम जाति को लेकर गठित हो सकते हैं और अपने अधिकार की बात कर सकते हैं सर, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग। नीति निर्माण कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि ओबीसी तो एक कैटेगरी है, यस सर। उसमें बनिया है, यादव है, ये सारी की सारी जातियां हैं, Yes, ये तो आपस में भी तो लड़ती रहती है ना, यस सर। और इनकी आबादी का रेशियो अलग अलग है। यस सर। तो सरकार अगर ओबीसी के लिए एक पॉलिसी बना दे तो उसमें यादव नाराज हो जाएंगे कि हमारी आबादी इतनी है, तो हाँ उस पॉलिसी में भी ओबीसी के लिए इतना % रिजर्वेशन दो, ये लेयरिंग करो, ये सब समस्याएं आएंगी ना। ये जनरल समस्या आएंगी, लेकिन सहमति के आधार पर इन सभी चीज़ों का निराकरण हो जाएगा सर। आपके अनुसार जाति आधारित जनगणना देश स्तर पे की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे सर मुझे जहाँ तक लगता है कि जातिगत आधारित जनगणना का अगर कराया भी जाता है तो उसको सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सार्वजनिक रूप से पेश किया जाता है तो इसके ड्रॉबैक्स काफ़ी होंगे, क्योंकि इससे सर जातीयता की भावना और प्रबल होगी। जाति की जो अभी हम लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक हेल्थ की बात करते हैं, जहाँ पर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग 1 नेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये ऐसी चीज़ें जो कि हमें जाति के तौर पर और पीछे खींचें, बहुत साल पीछे खींचे, उन सभी चीज़ों से सर हमें बचना चाहिए। जातीयता के स्तर पे सर इससे और राजनीतिक रूप से कास्ट पॉलिटिक्स की भावना और बढ़ जाएगी। तो ये मेरे अनुसार से सर अगर हाँ समावेशी विकास के लिए हम रिपोर्ट सरकार अपने तक रखे और उसका उपयोग जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए लगाए तो वो सर ज़्यादा बेहतर है। जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था, आप इसका समर्थन करते हैं जो अभी हमारे देश में लागू है? अच्छी है, बुरी है? सर
मैं फिर से कहना चाहूँगा कि कोई भी योजना अच्छी और बुरी दोनों का मिश्रण होता है सर। हाँ, इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जो गैर मैं बोलूँगा सर कि जो लाभार्थी नहीं है, अनुचित लाभार्थी हैं, उन तक वो चीज़ें ना पहुँचे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सर इससे बहुत सारे लाभ भी हुए हैं, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों तक पहुँचे वो चीज़ें। अच्छी है आपके अनुसार या बुरी है? जाति आधारित जनगणना सर, जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था सर, मैं मानता हूँ सर कि अच्छी है, एक स्तर पे ये अच्छी है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ जैसे कि आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर भी आरक्षण की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। बिहार का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? बिहार का भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। यस सर, मैं रिगेस करने का। अच्छा, उनकी कुछ रचनाएं याद हैं? 2-3 सिर्फ नाम। नो सर, अभी याद नहीं है। ठीक, थैंक यू। ये बताइए, भाषा और बोली में क्या अंतर है? सर, जब बोली परिमार्जित हो करके बहुत सारे अपने व्यापक रूप को धारण करती है और बहुत सारे प्रदेशों में भी फैल जाती है, तो वो भाषा बन जाती है। आपके क्षेत्र की भाषा क्या और बोली क्या है? भाषा प्रमुख रूप से सर हिंदी है, और बोली इसमें सर बोलूँ तो अंगिका अंगिका के रूप में बोल सकते हैं सर। तो ये बताइए, आपने बीसीए किया हुआ है, सर्ट इन क्या है? SCERT इन, सर्ट इन क्या है, पता है कुछ इसके विषय में? पढ़ा था सर, अभी बहुत से रिवीजन नहीं हुआ। अच्छा। आप दुमका डिस्ट्रिक्ट से आपने शिक्षा ग्रहण की? देवर डिस्ट्रिक्ट से था सर, दुमका में SKMU यूनिवर्सिटी तो वही है ना? हाँ सर। आप ये बताइए कि देवघर के ही बगल में एक स्थान है जामताड़ा, यस सर। साइबर क्राइम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यस सर। तो वहाँ किस प्रकार के साइबर क्राइम ज्यादा होता है? साइबर क्राइम के प्रकार तो आपको पता ही होंगे। यस सर। किस प्रकार के होते हैं? सर, ये ज़्यादातर फिशिंग की समस्या ज़्यादातर इसमें आ रही है, और इसके अलावा रैंसमवेयर की भी 1-2 घटना आई है सर। दोनों में क्या फर्क है, फिशिंग में और रैंसमवेयर में? सर, फिशिंग में क्या होता है कि हम किसी भी जो साइबर हैकर होते हैं वो किसी भी अज्ञात व्यक्ति को मैसेज, टेक्स्ट या फिर जीमेल, ईमेल के थ्रू उनको एक कुछ मैसेज भेजते हैं जो कि इनक्रिप्टेड होती हैं, जो कि और जैसे ही हम उस चीज़ का ओपन करते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब सॉफ्टवेयर कहीं पे भी, तो उससे क्या होता है सर कि वो हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि डेटा, पिन, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, इन सभी की वो संवेदनशील जानकारी उन तक पहुंच जाती है, और उसके तहत वो अपने लिए वो लाभ कर लेते हैं। रैंसमवेयर में सर क्या होता है कि एक वायरस को हम साइबर हैकर पुट करके किसी के फाइल में भेजा जाता है, और जब वो वायरस उस फाइल में चला जाता है तो फिर उस व्यक्ति से, अज्ञात व्यक्ति से उसकी मांग की जाती है कि अगर आपके फिरौती के रूप में कि अगर आप कुछ अमुक राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो आपके जो भी फाइल्स हैं उसको या तो नष्ट कर दिया जाएगा या फिर पब्लिक डोमेन में कर दिया जाएगा। ज़्यादातर इसको नष्ट करने को लेकर के होता है, और इसको लेकर के चिंता। साइबर ग्रूमिंग क्या है? साइबर ग्रूमिंग, हाँ। सॉरी सर। आपके पसंदीदा उपन्यासकार कौन है? हमने पढ़ा होगा ना हिंदी साहित्य तो। प्रेमचंद की कौन सी कृति आपको वर्तमान समय में भी प्रासंगिक लगती है? गोदान। चलिए गोदान पे ही बात कर लेते हैं। गोदान में एक जगह कहा गया है कि अगर आपका जो है कब्जे में डूबा, अगर गर्दन पे पैर रखा हुआ हो तो भलाई पैर को सहलाने में ही होती है। इससे क्या कहना चाह रहा था खीसू? अगर आपके ऊपर बहुत सारे शक्तिशाली वर्चस्व वाले लोगों का हाथ हो, बहुत जिसके पास बहुत ज्यादा अधिकार हो, तो उनसे मुकाबला करने से बेहतर है कि हम। हाथ होना और अधिकार होना दोनों अलग चीज है। हाथ होने का मतलब उसके नीचे आप काम कर रहे हैं, उसका बरदस्त आपको प्राप्त है। ऐसा तो था नहीं खीसू के साथ। लेकिन वो दबे हुए स्वर में ही बोल रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर अगर किसी अधिकृत व्यक्ति या जिनके पास बहुत ज्यादा अधिकार हो तो उनसे मुकाबला करने से बजाय अच्छा है कि उनके साथ ही रहा जाए। और अच्छा, इसका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? गोदान उपन्यास के किस कैरेक्टर से आप सबसे ज्यादा प्रभावित? मेरे अनुसार से होरी इसमें, क्योंकि अगर मुझे कारण बताने का मौका दिया। बताइए क्यों? यस सर, क्योंकि वो
बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अन्याय हो रही है, बहुत सारे लोग उस पर बहुत तरह के अनुचित दबाव भी डाल रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा में रह करके, अपने लिमिट्स में रह करके चीज़ों को संभालने की कोशिश करता है। इवन कि उसके साथ, अपने भाई के साथ भाई ने उसके साथ बहुत तरह के विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी वो भाई के साथ रहा। वो सामाजिक मर्यादाओं के साथ लेके चल रहा है चीज़ों को लेकर के, और अपने आप में काफ़ी ऑनेस्ट है। तो ये चीज़ें, हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं कि उसको वो प्रतिकार कर सकते, गोबर के जो द्वारा सुझाए गए कदम थे उसको वो अपना सकता था, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि सभी समस्याओं से ग्रसित होने के बजाय उसने समस्याओं में हमेशा समाधान ढूंढने की कोशिश करी। रस, अलंकार और छंद, इनमें क्या अंतर है? सर, रस मुख्यतः वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस इनको माना जाता है, जहाँ पे अगर हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो फाइनल में हमें किस प्रकार की अनुभूति मिलती है, कि अगर जैसे पृथ्वीराज राशो काव्य अगर हम पढ़ते हैं, चंद्रवरदाई द्वारा जो रचित हैं, तो उसमें हमें वीर रस की भूमिका आती है अंतिम के कुछ पंक्तियों में। साथ ही साथ सिर्फ सिंपल हमको बताइए कि क्या अंतर है, मुझे डिटेल्स में नहीं जानना है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? रस सर, जैसा कि मैंने बताया, उसके बाद सर अलंकार, जो किसी शब्द में किसी वाक्य में आकर के उसकी ओजस्वीता, प्रभावशालीता को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, तो वो सर अलंकार हो गया। छंद? छंद सर अभी मैं एग्जैक्ट परिभाषा नहीं पता मुझे। लास्ट प्रश्न है मेरा आपके लिए, परिहास और उपहास में क्या अंतर है? परिहास के बारे में नहीं जानकारी सर। उपहास मतलब सर होता है किसी का मजाक उड़ाना। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।